दोस्तों आप सबका ऑनलाइन नमस्कार दोस्तों, आप सबका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है वह वाईफाई एकेडमी पॉइंट चैनल है। और मैं कविवर हरेंद्र कुमार सौदार्थी आप लोगों के बीच में हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण जो लेखक और कवि हैं उन कवियों के विषय में चर्चा करेंगे। और जो हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने की परंपरा को शुरुआत किए हैं, हम उन वैसे तो ढेर सारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है, किंतु हम कुछ महत्वपूर्ण लेखकों को रखेंगे कि जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। अब जैसे आइए हम देखते हैं, तो सर्वप्रथम जो प्रारंभ करने वाले हैं उनमें हम लेते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने में। देख लीजिए कि हिंदी साहित्य का इतिहास तो हिंदी साहित्य का इतिहास दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास हमारे देश के जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास जो लिखा गया है, वह लेखन की जो परंपरा हुई है वह विदेशियों के द्वारा हुआ है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि इन्होंने कौन से विदेशी ने प्रारंभ किया, उनका नाम हम लेते हैं गारसा द तासी। तो गारसा द तासी ने हिंदी साहित्य के इतिहास की जो परंपरा का नींव डाला, और इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास जो इनका ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम है वह ग्रंथ के नाम इनका जो है इस्तवार द ला ला एंदुई तो इस ग्रंथ का नाम है इस्तवार द लाल इस्तवार द लाल हिंदुस्तानी या गारसा द तासी का हिंदी साहित्य का इतिहास है। इस हिंदी साहित्य के इतिहास को गारसा द तासी ने 3 भागों में प्रकाशित किए हैं। वह हम 3 भागों को देख लेते हैं। तो इनका जो प्रथम भाग है, नंबर 1 जो प्रथम भाग है, प्रथम भाग का प्रकाशन वर्ष जो है वह जो वर्ष है वह सन 1839 ईस्वी में हुआ। किस ईस्वी में हुआ? 1839 ईस्वी में हुआ। तो मित्रों, अब दूसरे भाग के प्रकाशन की हम बात करते हैं। तो दूसरे जो भाग की जो प्रकाशन है वह द्वितीय भाग का प्रकाशन, द्वितीय भाग का प्रकाशन वर्ष जो है सन की बात अगर करते हैं तो सन जो हो जाएगा वह 1847 ईस्वी, 1847 ईस्वी। और तीसरे भाग का प्रकाशन की बात करते हैं कि तीसरा भाग का प्रकाशन कब हुआ था, तो देख सकते हैं कि तृतीय भाग का प्रकाशन, तृतीय भाग का
प्रकाशन वर्ष, वर्ष, तो अगर वर्ष वह है, वह मित्र क्या है कि सन, किस सन में हुआ था, 1871 ईस्वी। तो ये 3 भाग का प्रकाशन हिंदी साहित्य के इतिहास का जो हुआ था, तो वह मित्रों कितने सन में हुआ था, 1871 ईस्वी में। देख सकते हैं कि यूपी टेट, सुपर टेट और जो है महत्वपूर्ण अन्य परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जो इनसे प्रश्न है, कि जहां से एकदम एग्जैक्ट प्रश्न बनाए जाएंगे, एकदम प्रश्नों को उठाया जाएगा, यह हमेशा ही देखने को मिला है। और कहाँ मिला है, 2011 यूपी टेट, जो सर्वप्रथम पहली बार यूपी टेट हुआ था माननीय श्री मायावती के शासनकाल में, तो वह है गारसा दत्तासी से प्रश्न उठाया गया था, इस्तवार द लाल उत्तर हिंदुस्तानी। और इसका प्रकाशन 3 भाग में हुआ था। पहला सर्वप्रथम जो भाग जो प्रकाशित हुआ था वह 1839 में, ठीक, वह 1839 में। द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ। और तीसरे भाग का प्रकाशन अगर आप देखते हैं तो 1871 ईस्वी में हुआ था। और हम सिर्फ इन परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम रखेंगे, और बाकी चीजें हैं जो हमारी जो क्लास होगी वह विस्तृत आगे ऑनलाइन क्लास में हम चलाएंगे। आइए हम देखते हैं, अब रखते हैं कि दूसरा हम जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में आने वाले हम मिश्र बंधु को रखते हैं। मिश्र बंधु, तो मिश्र बंधु, तो मिश्र माने होता है मिलना, और यहां पर बंधु की बात करते हैं, बंधु माने भाई। तो हम यहां देखते हैं कि मिश्र बंधु जो थे, अब मिश्र बंधुओं को इनका नाम भी पूछता है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो इनका नाम पूछता है, तो इनके नाम में अगर हम देखते हैं तो सर्वप्रथम हम इसको हम यह कह सकते हैं कि यस यस जी बिहारी, यस यस जी बिहारी। तो यस यस जी बिहारी कहने से यह क्या हो जाएगा, ये 3 भाई थे, तीनों सगे भाई थे, और जिन्होंने इसका प्रकाशन जो मिश्र बंधु के नाम से जाने जाते हैं। और ये 3 भाई कौन कौन थे, यह पहला थे जिसको हम कहते हैं कि श्याम। और अगर दूसरे की नाम देखते हैं तो दूसरा हो जाएंगे शुकदेव, शुकदेव। अगर तीसरा जी से अगर हम देखते हैं तो जी से हो जाएगा वह गणेश, गणेश। अब आप देख सकते हैं यस यस जी बिहारी, बिहारी जोड़ दीजिए, कितना अच्छा कितना सुंदर ट्रिक है कि यस से श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी। आइए मिश्र बंधुओं ने कौन सी पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम हम देखते हैं कि इन पुस्तकों का क्या नाम है जो मिश्र बंधुओं ने, तीनों भाइयों ने मिलकर लिखा था। उस पुस्तक की नाम हम देखते हैं, तो उस पुस्तक का नाम है मिश्र बंधु विनोद। तो मिश्र बंधु विनोद जो है यह पुस्तक का नाम है, और इसे लिखने वाले हैं श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी। और इस पुस्तक का जो प्रकाशन किए थे, और इनके नाम आ जाएंगे मिश्र बंधु। कभी पूछेगा इसकी रचना, इसके रचनाकार कौन है, तो रचनाकार हो जाएगा मिश्र बंधु, बंधु हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात यह होगा कि मिश्र बंधुओं ने इसका प्रकाशन वर्ष कितना था, तो प्रकाशन वर्ष में नंबर 1 पहले में आ जाएगा कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, भाग का प्रकाशन, भाग का प्रकाशन
प्रकाशन वर्ष। तो कह रहे हैं कि प्रथम द्वितीय तृतीय भाग का प्रकाशन वर्ष। तो वर्ष की अगर हम बात करते हैं मित्र, तो यह प्रथम द्वितीय तृतीय भाग का प्रकाशन मिश्र बंधु विनोद नामक जो पुस्तक थी, और लेखक जो इसके थे मिश्र बंधु थे, 3 भाई थे, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। तो इसका जो प्रकाशन वर्ष था यह 1913 ईस्वी। मित्र कितना था? 1913 ईस्वी। तो 1913 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। तो आइए हम और देखते हैं कि अन्य भाग का प्रकाशन कब हुआ था। तो अन्य जो इनके भाग थे वह चतुर्थ भाग, दूसरा 2 बार में यह पुस्तक प्रकाशित हुआ। तो चतुर्थ भाग का प्रकाशन वर्ष, तो प्रकाशन वर्ष जो हो जाएगा वह सन 1934 ईस्वी। तो मित्रों कितने वर्ष में हुआ था? 1934 ईस्वी में जो चतुर्थ भाग का प्रकाशन हुआ था। और यह आप लोग कंठस्थ करते हुए आगे देखिए कि इस प्रकाशन को हिंदी साहित्य के इतिहास में कितने भागों में विभाजित किया गया था। आइए हम दूसरे देखते हैं, दूसरे कवि को देखते हैं। या तो हो गए 3 भाग का प्रकाशन हुआ प्रकाशन वर्ष। आइए दूसरा नाम लेते हैं हम, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। चाहे वह कोई भी परीक्षा हो, वह पर हर परीक्षाओं में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इन लोगों से प्रश्न कहीं हट कर आए। ऐसी कोई परीक्षा नहीं कि जहां आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी न हो और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनसे तो 2 प्रश्न 3 प्रश्न हर परीक्षाओं में बनता ही बनता है। आइए मित्र देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया था कि हिंदी साहित्य के इतिहास को सबसे सुदृढ़ लिखने की जो बात की गई है वह हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात कही गई है। इन्होंने 90 वर्षों के हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। साहित्य का इतिहास का लेखन कार्य किया। आइए मित्र आगे देखते हैं। अच्छा, हिंदी साहित्य का इतिहास जो इन्होंने लिखा, इनके हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वह हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था,
तो प्रकाशन वर्ष क्या था? प्रकाशन वर्ष, तो प्रकाशन वर्ष सन, बहुत पूछता है मित्रों, सन 1929 ईस्वी। तो इसका प्रकाशन जो हुआ था सन 1929 ईस्वी। आइए, तो हिंदी साहित्य के इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सन 1929 ईस्वी में जब इनका प्रकाशित हुआ, जब आया, तो उस समय इन्होंने इसका जो विभाजन किए, क्या बात किए? काल विभाजन, काल विभाजन। तो हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन की बात करते हैं। तो इन्होंने नाम क्या रखा? सर्वप्रथम इन्होंने नाम रखा वीर गाथा काल। तो वीर गाथा काल, तो वीर गाथा काल की जो इन्होंने नाम रखा, और वीर गाथा काल को इनकी जो समय सीमा थी, समय सीमा, तो समय सीमा इन्होंने क्या निर्धारित किया? आइए हम देखते हैं। तो बात करते हैं यदि समय सीमा की, तो संवत, मित्रों संवत की बात कर रहे हैं, अधिकतर संवत में ही पूछता है। तो संवत जो है वह 1050 है। कितना है? 1050। तो 1050 से लेकर के 1375 तक, अगर संवत की बात करते हैं तो 1050 से लेकर के 1375 तक की बात हम करते हैं। ठीक, आइए, तो यह था वीर गाथा काल। तो वीर गाथा काल को अच्छा, दूसरा यह देखिए कि दूसरा इन्होंने क्या नाम दिया था? वीर गाथा काल तो था ही, अब दूसरा नाम जो इन्होंने दिया था उसे हम कहते हैं कि भक्ति काल। क्या कहते हैं? कि भक्ति काल कहते हैं। तो मित्रों इन्होंने नाम दिया कि भक्ति काल। तो भक्ति काल को कह रहे हैं कि भक्ति काल की जो समय सीमा थी वह मित्रों 1375 से लेकर के, ठीक, 1375 से लेकर के 1720 तक। तो कितने तक था? 17वीं तक। अच्छा, आइए हम देखते हैं कि तीसरा भाग, तो कह रहे हैं कि तीसरा जो भाग था, अब तीसरा भाग का नाम था रीतिकाल। इन्होंने नाम रखा रीतिकाल। रीतिकाल, तो रीतिकाल की जो बातें की गई, तो इन्होंने रीतिकाल कब से कब तक माना? तो भाई देख लीजिए, क्रम से आओगे तो 1700 से लेकर के इन्होंने 1900 ईस्वी तक 1900 तक रखा। 1900 तक रखा। हाँ मित्रों, एक चीज हम आप लोगों को छोड़ दिए हैं, आइए हम उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। और वह चर्चा यह होगी कि इन्होंने सन की बात कहा। तो सन जो था वह 1050 भी था। तो अगर 57 साल अगर घटा दिया जाए तो सन आ जाएगा। तो 57 साल यदि घटाया जाएगा तो 993 ईस्वी से लेकर के, और अगर इधर बात करेंगे तो 57 साल घटाएंगे तो 1318 ईस्वी तक आएगा। तो 1318 ईस्वी तक
यह था जिसको हम वीर गाथा काल नाम दिए थे। अच्छा, दूसरा अगर हम भक्ति काल की बात करेंगे तो दूसरा यदि हम भक्ति काल की बात करते हैं तो इसको भी हम देख लेते हैं कि यह कहाँ तक है। तो अगर इसे भी हम सन की बात करेंगे तो इसका सन क्या हो जाएगा कि 1318 ईस्वी से लेकर के, क्योंकि कभी सन में देता है तो कभी संवत में देता है। तो अब यह देख सकते हैं कि 1300 से लेकर के अगर हम बात करते हैं तो 1318 से लेकर के 57 साल इधर अगर हम घटा देते हैं तो सीधा सीधा आ जाएगा 1643 ईस्वी। कितना आ जाएगा? 1643 ईस्वी। आइए मित्र, हम अब नेक्स्ट तीसरा देखते हैं। तीसरा जो इन्होंने नाम रखा है रीतिकाल। क्या नाम रखा है? रीतिकाल। तो रीतिकाल क्या है? तो रीतिकाल को इन्होंने कब से माना? तो देख सकते हैं कि 1720 से लेकर के 200 वर्षों के इतिहास को रीतिकाल कहा गया है, वह 19वीं तक। अब अगर हम सन की बात करते हैं मित्र, इसका सन क्या होगा? तो सन हो जाएगा 1643 ईस्वी से लेकर के और यह आ जाएगा 1843 ईस्वी तक। तो यह 1843 ईस्वी तक आ जाएगा। आइए आगे हम देखते हैं कि इन्होंने आगे क्या कहा है। आगे जो नाम दिए हैं 4 भागों में इन्होंने नाम दिए हैं और वह 4 भागों में चौथा भाग जो है जिसको गद्य काल कहते हैं। क्या कहते हैं? कि गद्य काल। यह पूछता है कि गद्य काल का नामकरण, ठीक, आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? तो आधुनिक काल को गद्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा और गद्य काल की जो समय सीमा है वह 1900 से लेकर के इन्होंने बताया था कि 1984 तक। तो अब यह माना था। तो अगर सन की बात किया जाए तो अब इसमें सन जो आ जाएगा तो वह हो जाएगा 1843 ईस्वी से लेकर के, और इधर अगर 57 साल घटा देते हैं तो यहां पर आ जाएगा 1927 ईस्वी। तो कितने आ जाएगा? 1927 ईस्वी तक। क्योंकि इनकी जो पुस्तक थी वह प्रकाशित कब हुई थी? 1929 ईस्वी में। मित्रों आइए हम देख लेते हैं, क्योंकि जब वह प्रकाशित होगी तो उसी के बीच में ही तो लिखेंगे। क्योंकि 1929 ईस्वी में देख सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 90 वर्षों के हिंदी साहित्य का इतिहास का लेखन कार्य किया और हिंदी साहित्य कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशन वर्ष जो आया था वह सबसे पहले हिंदी में यहाँ पर सबसे सुदृढ़ और पहले 1929 की बात किया गया। और इन्होंने जो काल विभाजन किया तो काल विभाजन में इन्होंने जो नाम दिया था वह नाम था वीर गाथा काल की जो समय सीमा है संवत 1050 से लेकर के 1375 तक और सन 993 ईस्वी से लेकर के 1318 ईस्वी तक। और भक्ति काल को इन्होंने नाम दिया था और जो नाम दिए थे 1375 से लेकर के 1700 तक। और जो सन की बात करते हैं कि 1318 से लेकर के 1643 ईस्वी तक। इसके बाद इन्होंने रीत काल नाम दिया था जो 1720 से लेकर के और 1920 तक। और जो सन की बात करते हैं तो 1643 से लेकर के 1843 तक। और गद्य काल की बात करते हैं तो 1900 से लेकर के 1984 तक। और सन की अगर बात करते हैं तो 1843 से लेकर के
1843 से लेकर के 1927 तक यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो था वह हिंदी साहित्य के काल विभाजन की बात की गई थी। ठीक, आइए मित्र हम चलते हैं आगे चलते हैं। आइए हम देखते हैं अब और एक महत्वपूर्ण, जिनसे आने वाले हर परीक्षाओं में बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, तो जिनका नाम है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा को हमने यहाँ लिया है क्योंकि हमने आपसे यही कहा कि हम उन महत्वपूर्ण लेखकों को लेंगे कि इन्होंने क्या कहा। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो इन्होंने नाम दिया, इनका जो नाम काल विभाजन की अगर हम बात करते हैं तो काल विभाजन, इन्होंने काल विभाजन में क्या कहा? विभाजन, तो काल विभाजन में इन्होंने क्या कहा है? तो काल विभाजन की हम बात करते हैं तो इन्होंने सबसे पहले इन्होंने नाम रखा था संधिकाल। क्या नाम रखा? संधिकाल। तो संधिकाल की समय सीमा इन्होंने क्या बतलाया? तो समय सीमा इन्होंने बताया था 693 ईस्वी से लेकर के 943 ईस्वी तक। इन्होंने 943 ईस्वी तक, अगर हम संवत की बात करते हैं तो 57 साल अगर जोड़ देते हैं तो आ जाएगा कि 750 से लेकर के अगर इसमें 57 साल जोड़ देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा कि 1000। तो आइए देख लेते हैं मित्र कि इन्होंने संधिकाल नाम दिया। तो पूछता है कि संधिकाल किसने कहा? तो संधिकाल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा। आइए देखते हैं दूसरा इन्होंने नाम रखा था चारण काल। क्या नाम रखा था? कि चारण काल। तो चारण काल कौन नाम दिया? तो चारण काल दिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल कब से कब तक माना? तो इन्होंने माना 943 ईस्वी से लेकर इन्होंने 1318 ईस्वी तक। तो इस सीमा को इन्होंने क्या माना? चारण काल माना। तो चारण में जिसमें भाट लोग थे और इस काल को चारण काल की संज्ञा दिया गया। और जिसमें पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ लिखा गया था चंद्रबरदाई के द्वारा, तो इसलिए इस काल को चारण काल की संज्ञा दी गई। और चारण काल की जो दूसरी बात है, यहाँ पर अगर देखते हैं कि संवत की बात करते हैं तो संवत जो हो जाएगा वह 1020 से अगर 57 साल जोड़ दिया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कि 1375 बीत। तो इसको हम क्या कहते हैं? कि चारण काल कहते हैं। तो काल विभाजन में रामकुमार वर्मा ने आगे क्या कहा? आइए देखते हैं। तो आगे इन्होंने कहा कि तीसरा जो नाम दिया था, तो इन्होंने तीसरा नाम दिया था कि भक्ति काल। तो भक्ति काल की अगर बात करते हैं तो भक्ति काल जो होगा, अगर सन की बात करते हैं कि क्रम से चलते हैं कि 1318 ईस्वी से, तो 1318 ईस्वी से लेकर के 1643 ईस्वी तक की सीमा को इन्होंने भक्ति काल रखा। अच्छा, तो भक्ति काल को अगर संवत की बात करते हैं
तो संवत में आ जाएगा 1375वीं और से 1900वीं तक। तो यहां पर आया। तो अब आइए हम भक्ति काल के बाद चौथा देखते हैं कि चौथा इन्होंने क्या दिया। चौथा नाम क्या दिया, इन्होंने रीतिकाल नाम दिया। तो रीतिकाल, इन्होंने भी रीतिकाल दिया। तो रीतिकाल इन्होंने भी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी रीतिकाल कहा, इन्होंने भी रीतिकाल कहा। तो रीतिकाल में इन्होंने 1643 से लेकर के 1843 तक, तो रीतिकाल का। अब भाई अब इसके बाद अगर हम संवत की बात करते हैं, तो संवत की बात करते हैं तो संवत में क्या हो जाएगा, सॉरी मित्रों यहाँ कुछ है, 1900 लिख दिए हैं, यहाँ हो जाएगा 1700। तो कह रहे हैं कि 1375 से लेकर के 1700 तक। तो आइए हम इधर देखते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा, 1720 से लेकर के यह हो जाएगा 1920 तक। यह होगा राम कुमार वर्मा के द्वारा। आइए राम कुमार वर्मा ने पांचवा जो भाग नाम दिया है उसे क्या दिया है, तो उसको इन्होंने पांचवा, जो 5 भागों में इन्होंने विभाजित किया, तो पांचवा भाग को नाम दिए हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल, तो आधुनिक जो काल है, यह आधुनिक काल की जो संज्ञा दी है इन्होंने, तो आधुनिक काल को इन्होंने दिया कि 1843 ईस्वी से लेकर कर रहे हैं कि आज तक, वर्तमान में आज तक की सीमा। अगर हम संवत की बात करते हैं, तो संवत की बात करते हैं तो हो जाएगा 1900 से लेकर के 1920 से लेकर के 1920 तक से लेकर के अब तक कहिए या आज तक। तो यह था हमारा राम कुमार वर्मा के द्वारा जो काल विभाजन के प्रकाशन वर्ष। नमस्कार दोस्तों, अब हम पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय।